गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मार्क्सियन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट, राज्य के स्वरूप संबंधी मार्क्सवादी धारणा के अंतर्गत आज हम करेंगे मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी। आपने मार्क्सवादी धारणा के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें आपने ये देखा कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि स्थापित समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसमें आपने एंजल्स के बारे में भी जाना और उनके शिष्य लेनिन के बारे में भी। एंजल्स का कहना है कि राज्य एक संगठित उत्पीड़क के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राज्य का अस्तित्व तभी स्थापित हुआ जब शासक वर्ग ने इसकी आवश्यकता को अनुभव किया कि ऐसी संगठित शक्ति होनी चाहिए जो वर्तमान संपत्ति संबंधों को बनाए रख सके। तो इस प्रकार आपने देखा कि मार्क्सवाद राज्य के संबंध में एक ऐसा सिद्धांत है जो अंत में राज्य को ही समाप्त कर देता है। यह सिद्धांत शासकों के दृष्टिकोण को नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। तो अब हम देखेंगे सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। कार्ल मार्क्स, एंजल्स और लेनिन ने राज्य संबंधी जो अपने विचार अपनी कृतियों में व्यक्त किए, उनको हम सामूहिक रूप में राज्य के स्वरूप संबंधी मार्क्सवादी अथवा समाजवादी सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात इन तीनों के जो विचार हैं सामूहिक रूप से अगर हम उनको क्या कहेंगे, मार्क्सवाद कहेंगे या समाजवादी सिद्धांत कहेंगे। तो इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नंबर 1, राज्य एक प्राकृतिक तथा नैतिक संस्था नहीं है। स्टेट इज नॉट एन एथिकल एंड नेचुरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था नहीं है। इसके बारे में जो मार्क्स है वो क्या कहता है कि राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत अपने समय में प्रचलित राज्य के किसी भी सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। हमने राज्य के सिद्धांत कौन कौन से किए थे? राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हमने दैवीय सिद्धांत किया, शक्ति सिद्धांत किया, हमने सामाजिक समझौते का सिद्धांत किया। लेकिन मार्क्स किसी भी सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। मार्क्स ने राज्य को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित संस्था नहीं माना। इसके साथ साथ मार्क्सवाद में राज्य को दैवीय संस्था भी नहीं माना गया। मार्क्स ने धर्म और नैतिकता को राज्य की उत्पत्ति और विकास में किसी भी प्रकार से सहयोगी नहीं माना है। ठीक इसके विपरीत मार्क्स वर्ग को साधारण लोगों के लिए अफीम मानता है। मार्क्स के अनुसार धर्म सर्वहारा वर्ग को कमजोर बनाता है और उसे अपने आप को शोषण का शिकार होने के लिए तैयार करता है। इस कायरता का परिणाम यह होता है कि वे संगठित होकर पूंजीवाद वर्ग के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि धर्म कभी भी झगड़ा करना, विरोध करना, क्रांति करना नहीं सिखाता। तो इस प्रकार मार्क्स कहता है कि जब सर्वहारा वर्ग धर्म को मानता है तो धर्म क्या है? एक प्रकार से अफीम, क्योंकि मार्क्स धर्म को साधारण लोगों के लिए अफीम मानता है कि धर्म का नाम लेकर उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है और इस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग है उसके विरुद्ध वो कभी भी संगठित नहीं हो सकते। मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का एक संगठित रूप है, यानी राज्य ने संगठित होकर लोगों को और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको शोषण किया है। तो राज्य की स्थापना शासक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर की गई। राज्य यथास्थिति को कायम रखता है और जिसमें किसी भी प्रकार से संपत्ति संबंधों को बिगड़ने का मौका प्रदान नहीं किया जाता। इस प्रकार से राज्य प्रत्येक समय में उन लोगों के हितों की रक्षा करता रहा है जिनके हाथों में उत्पादन के साधन रहे हैं। मार्क्स कहता है कि समाज में उत्पादन और वितरण के साधन जो होते हैं वो एक वर्ग के हाथ में आकर केंद्रित हो गए और वो वर्ग कौन है? पूंजीपति वर्ग है। यह शोषण का एक यंत्र है। मार्क्स का कहना है कि आरंभिक राज्य दासों के स्वामियों का राज्य था, जिसमें वे दासों का शोषण करते थे। मध्यकालीन राज्य जमींदारों तथा सामंतों का शासन था, जिसमें किसानों तथा मजदूरों का शोषण होता था। और वर्तमान राज्य पूंजीपतियों का राज्य है, जिसमें वे सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक अवस्था में राज्य पर उन वर्गों का अधिकार रहा है जिनके पास संपत्ति तथा उत्पादन के साधन थे। अब दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि अवस्थाओं का वर्णन किया है मार्क्स ने कि आरंभिक राज्य दासों के स्वामियों का राज्य था, जिसमें वे दासों का शोषण करते थे। मध्यकालीन राज्य जमींदारों और सामंतों का शासन था, जिसमें वो किसानों और मजदूरों का शोषण करते थे। और वर्तमान राज्य पूंजीपतियों का राज्य है, जिसमें वे सर्वहारा वर्ग
मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में राज्य पर मार्क्स ने उन वर्गों का अधिकार बताया जिनके पास संपत्ति थी और जिनके पास उत्पादन के साधन थे। दूसरे नंबर पर विशेषता आती है, वो है राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण वर्ग संघर्ष। क्लास स्ट्रगल इज द रूट कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यानी राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? वर्ग संघर्ष है। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि स्थापित समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो राज्य की उत्पत्ति के मूल कारणों में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को महत्व प्रदान किया। उनका कहना है कि दास अवस्था में जब दासों ने अपने हितों के लिए मालिकों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया तो मालिकों ने क्या किया? यथास्थिति को बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो उनके हित में थी। तो इस संस्था को ही राज्य का नाम दे दिया गया था। तो राज्य का आधार क्या है? वर्ग संघर्ष है। और जिस दिन भी यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा उसी दिन राज्य का अंत हो जाएगा। तीसरे नंबर पर विशेषता आती है, राज्य एक वर्ग संगठन। स्टेट इज ए क्लास ऑर्गेनाइजेशन। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है, यानी राज्य पर एक वर्ग का नियंत्रण होता है और राज्य उसी वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को सभी व्यक्तियों की अभिव्यक्ति नहीं मानता। उसने राज्य को एक ऐसे वर्ग का संगठन माना जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। तो राज्य को एक यंत्र के रूप में प्रयोग करते हुए यह वर्ग संपत्ति संबंधों को बिगड़ने नहीं देता और दूसरे वर्गों का शोषण करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? प्रत्येक युग में एक वर्ग संगठन रहा है। यानी राज्य इतिहास में अगर हम उठाकर देखें तो क्या नजर आएगा हमें? एक वर्ग संगठन। जैसे कि कार्ल मार्क्स के शब्दों में हम कहें कि प्राचीन राज्य दासता के मालिकों का राज्य था, जिसके द्वारा वे दासों को अपने अधीन रखते थे। सामंत युग में राज्य मजदूरों और किसानों का शोषण करने के लिए कुलीन वर्ग के लोगों का एक यंत्र था और आधुनिक प्रतिनिधि राज्य मजदूरों का शोषण करने के लिए पूंजीपति शोषकों का एक शस्त्र है। जैसे कि लेनिन ने भी इसी बात को दोहराया। उसने कहा कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने के साधनों से पृथक कुछ नहीं है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है और जिसका मुख्य उद्देश्य है पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करना। चौथे नंबर पर विशेषता आती है, राज्य एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। कार्ल मार्क्स के साथ साथ एंजल्स और लेनिन भी इसी विचार के हैं कि समाज के वर्ग विभाजन ने राज्य को जन्म दिया। प्राचीन युग के लोग आधुनिक समाज की तरह संगठित राज्य में नहीं रहते थे और ना ही बड़े बड़े व्यापार या कोई धंधा करते थे। इतिहास के अगर हम प्रत्येक युग को देखें, अगर हम प्रत्येक अवस्था को देखें तो प्रत्येक समाज की अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता रहा है या बदलता रहता है और अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बदलने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होता रहता है। मार्क्स कहता है कि वर्ग विभाजन ही राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। लेनिन की अगर हम कोटेशन देखें तो लेनिन ने क्या कहा है? लेनिन के अनुसार राज्य अवश्य ही समाज के विकास क्रम के उस चरण का परिणाम है जब समाज विरोधी तत्वों में बंट गया था। देखने को राज्य समाज में एक निष्पक्ष संस्था के रूप में विकसित हुआ था, परंतु वास्तव में यह संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया था। कोटेशन हमेशा आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे और उसको अंडरलाइन करोगे। तो इस प्रकार से मार्क्स राज्य को एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम मानता है और वो ये कहता है कि प्रत्येक युग में प्रत्येक समाज की अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। पांचवें नंबर की विशेषता आती है राज्य तथा समाज में अंतर। कार्ल मार्क्स अरस्तु के इस विचार से सहमत है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वह अकेला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। यानी समाज व्यक्ति के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु मार्क्स अरस्तु की तरह व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी नहीं मानता। जैसे कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी है। सबसे पहले अरस्तु ने ही मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया था। मार्क्स के अनुसार राज्य समाज के विपरीत सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। राज्य केवल उन वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है जिनके पास उत्पादन और वितरण के साधन हैं।
यानी समाज व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राज्य व्यक्तियों के शोषण का एक यंत्र है। और इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य और समाज में अंतर करता है। यानी राज्य क्या है? राज्य व्यक्तियों का शोषण का एक यंत्र है और समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से राज्य और समाज में मार्क्स ने अंतर बताया है। छठे नंबर पर अगर हम विशेषता को देखें तो वो है राज्य सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट द कॉमन इंटरेस्ट। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत स्पष्ट करता है कि राज्य पर जिस शासक वर्ग का नियंत्रण होता है वे उसमें केवल अपने हितों को सुरक्षित करता है। कानूनों का निर्माण इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसमें सर्वहारा वर्ग को क्रांति करने से रोका जा सके तथा यथास्थिति को बनाए रखा जा सके। इस प्रकार से राज्य में शासक वर्ग ही रहता है। राज्य अपने सभी नागरिकों और वर्गों का ना तो प्रतिनिधित्व करता है और ना ही सामान्य हितों की पूर्ति करता है। केवल समाजवादी राज्य की स्थापना के माध्यम से ही सामान्य हितों की पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मार्क्स राज्य को क्या मानता है? वो कहता है कि राज्य सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब हम नेक्स्ट विशेषता की तरफ ध्यान दें तो वो है राज्य समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता। स्टेट कैन नॉट ब्रिंग यूनिटी इन सोसाइटी। मार्क्सवादी धारणा उदारवाद के इस विचार का विरोध करती है कि राज्य समाज में विभिन्न वर्गों के होते हुए भी एकता तथा समन्वय स्थापित कर सकता है। मार्क्सवाद हीगल के सिद्धांत से सहमत नहीं। जैसा कि हीगल ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है, तो मार्क्स इस बात को नहीं मानता, वो इस बात से सहमत नहीं है कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है। जैसा कि आपने दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत देखा था कि जो राजा था वो अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करता था। राज्य केवल एक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए गठित किया गया है और राज्य सभी वर्गों में समन्वय और एकता कैसे स्थापित कर सकता है? तो राज्य एक वर्गीय संगठन है और इसलिए यह संस्था समाज में वर्ग विरोधों को समाप्त करके समाज में एकता और समन्वय स्थापित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इन्हीं विशेषताओं को देखते हैं। नेक्स्ट विशेषताएं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा से इन विशेषताओं को दोहरा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली विशेषता सिद्धांत की क्या है? राज्य एक प्राकृतिक तथा नैतिक संस्था नहीं है। यानी मार्क्स ने क्या माना? मार्क्स ने कहा कि जो राज्य है वो ना तो एक प्राकृतिक और न ही एक नैतिक संस्था है, ना तो एथिकल है और ना ही वो नेचुरल है। राज्य की स्थापना किस लिए की गई? शासक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर की गई। मार्क्स ने जो 3 युग बताए, पहले तो उसने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण हैं, जब इंसान को कुछ समझ आना शुरू हुआ था, उसने भाषा सीखनी शुरू की, उसने रहना शुरू किया, उसने परिवार बनाना शुरू किया, उसने एक समाज का गठन किया, तो उस समय मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वो प्रत्येक समय में उन वर्ग के हितों की रक्षा करता रहा है जिनके हाथों में उत्पादन के साधन रहे हैं। नेक्स्ट विशेषता जो हमने की थी वो थी राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल इज द रूट कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यानी मार्क्स कहता है कि राज्य का नाम हमने किसको दिया है कि राज्य एक ऐसी संस्था है कि जब वो उन लोगों के हितों के लिए कार्य करती रही जिनके हाथों में संपत्ति थी, जिनके हाथों में उत्पादन के साधन थे। अर्थात मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को महत्व दिया। उसने कहा कि जब दास अवस्था थी तो दासों ने अपने हितों के लिए मालिकों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया, तो मालिकों ने यथास्थिति को बनाए रखने के लिए क्या किया कि मजदूर संघर्ष ना करें, तो उन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो उनके हित में थी, और ये संस्था क्या थी? ये संस्था राज्य थी। उसके बाद आपने राज्य एक वर्ग संगठन, ये विशेषता देखी कि राज्य क्या है, वो केवल एक वर्ग संगठन है। राज्य पर एक वर्ग का नियंत्रण होता है और राज्य उसी वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। आपने एक विशेषता और देखी और वो थी राज्य एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम। अर्थात प्राचीन युग के लोग आधुनिक समाज की तरह संगठित समाज में नहीं रहते थे और ना ही बड़े बड़े व्यापार या कोई धंधा करते थे। तो इतिहास के प्रत्येक युग में समाज की अर्थव्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा, अर्थात सामाजिक परिवर्तन होता रहा था। और मार्क्स ने कहा कि वर्ग विभाजन ही राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। इसके बाद मार्क्स ने राज्य और समाज में अंतर किया। मार्क्स ने कहा कि समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राज्य व्यक्तियों के शोषण का एक यंत्र है।
उसके बाद मार्क्स ने क्या कहा कि राज्य सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अर्थात वह किसके हितों का प्रतिनिधित्व करता है, वो केवल शासक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। वह केवल उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह उन्हीं के ही सामान्य हितों की पूर्ति करता है जिनके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं। तो वो कहता है, मार्क्स कहता है कि समाजवादी राज्य की स्थापना के माध्यम से ही सामान्य हितों की पूर्ति की जा सकेगी, क्योंकि केवल पूंजीपतियों के ही सामान्य हित नहीं है बल्कि अन्य वर्ग के लोगों के भी सामान्य हित पाए जाते हैं। और इस प्रकार हमने जो लास्ट विशेषता देखी थी आज के चैप्टर में, वो थी राज्य समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता, यानी राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है। इस सिद्धांत का मार्क्स ने विरोध किया और उसने कहा कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, इसलिए संस्था राज्य में वर्ग विरोधों को समाप्त करके समाज में एकता तथा समन्वय स्थापित नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम मार्क्स के सिद्धांत की जो और विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।